नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष पास कोर्स मध्यकालीन भारत का इतिहास, और हम पढ़ रहे हैं शेरशाह। शेरशाह के पिछले जो हमने अध्ययन किया था वीडियो के माध्यम से शेरशाह की विजय पढ़ी थी, और अब हम शेरशाह के एक शासक के रूप में मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि शेरशाह का मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक सुधारक के रूप में नाम लिया जाता है, एक प्रशासक के रूप में नाम लिया जाता है। एक महान विजेता तो था ही, जैसा कि हमने 10-12 बड़े प्रांत देखे थे और उन पर उन्होंने विजय हासिल की थी, लेकिन एक प्रशासक भी था। अपने अल्प शासनकाल में जो 5 वर्ष का उसका शासनकाल था, 1540 से लेकर 1545 तक, यद्यपि उसने चुनार का घेरा 1532 में डालकर और विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक भारत के शासन के रूप में, संपूर्ण भारत के शासन के रूप में जब बात करें तो 1540-41 से लेकर 1545 मई 1545 में उनकी मृत्यु हुई कालिंजर पर आक्रमण के समय में। तब तक जो उन्होंने सुधार किए, चाहे वो सैनिक सुधार हो चाहे असैनिक सुधार हो, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र, प्रांत, सरकार, परगना और ग्राम, इस तरीके से विकेंद्रीकरण परिस्थिति में थी, और इन सब पर आदमी नियुक्त करना, इनको विषय देना, इनकी सीमा क्षेत्र करना, इनका सीमांकन करना, ये उसकी प्रशासकीय प्रतिभा का परिचय भी था। अब हम बात करें उसके वर्णन की, तो केंद्रीय शासन वर्णन में धुरी जो होती है वो सम्राट होती है। शेरशाह स्वयं सम्राट का, जो साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, समस्त शक्तियाँ उसमें केंद्रित थी, और माना जाए तो वो सर्वोच्च न्यायाधीश था, सर्वोच्च सेनापति था, सर्वोच्च प्रशासक था, और किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित था, विशेषाधिकार सुरक्षित था, और ऐसा उसने कई बार किया भी। अब अगर उसके विभागों, केंद्रीय विभागों और मंत्रियों की बात की जाए तो 4 प्रमुख मंत्री सामने आते हैं: दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालात और दीवाने इंशाह। दीवान का मतलब शाखा मंत्रालय है ना। अब मैं बात करता हूँ आपके दीवाने वजारत की, जिसका प्रमुख वजीर होता था, और दीवाने विभाग का प्रमुख वजीर होता था, ये वित्त विभाग और राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। हम जानते हैं कि आर्थिक विभाग उस समय बहुत बड़ा रोल करता था, और आज भी करता है। तो अर्थ के संपर्क के कारण राजस्व विभाग का प्रमुख और वित्त विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जिसका कार्यालय दीवाने वजारत कहलाता था। दीवाने आरिज, जिसका प्रमुख आरिज ममालिक होता था, और वह सैनिकों की भर्ती करना, उनके प्रशिक्षण, उनके वेतन निर्धारित करना, उनके अनुशासन, उनके संगठन और उनकी उत्तरदायित्व निर्धारित करना, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने का जो होता था, दीवाने आरिज का कार्य होता था। जिस तरीके से आज हम होमगार्ड देखते हैं, एंटी करप्शन देखते हैं, सिटी पुलिस देखते हैं, एसओजी देखते हैं, इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो दीवाने आरिज के कार्यालय से होता था, जिसका मुख्य अधिकारी आरिज ममालिक होता था। अब आता है दीवाने रसालात। जिस प्रकार का नाम है, बड़ा सॉफ्ट, उसी प्रकार का था। विदेश विभागों का मामला निपटाता था। अब कई विदेश मामले ऐसे होते थे कि आक्रमण करने के बाद में आपको संधि करनी है, 6-7 महीने तक आपको डेरे डालना है, या वहाँ पर आपको कूटनीति निर्धारित करनी है, या वहाँ पर आपको सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करना है। उन सारे विभागों का, जब आपको युद्ध करना अनिवार्य है, किसी भी प्रकार का आपको कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं करना है, ये सारा विभाग दीवाने रसालत का विदेश विभाग था। और कहीं कहीं पर भी ये दीवाने आरिज से गुप्तचर व्यवस्था भी बोरो कर लेते थे, उधार लिया जाती थी, तो इसलिए विदेश मामला बड़ा स्ट्रांग होता था। अन्य सारे, चूँकि साम्राज्यवादी शक्ति थी, माइट इज़ राइट थी, इसलिए दीवाने रसालत पर निर्भर करता था। दीवाने इंशाह, इस विभाग में मंत्री का जो कार्य होता था वे सूचनाओं को प्रसारित करना, जहाँ तक साम्राज्य की सीमाएं हैं, जहाँ तक साम्राज्य का भाग है, उन सारे भागों पर साम्राज्य सूचनाओं को लिखना, उनको जो है क्रमबद्ध करना, उनको प्रभावी और प्रभुत्व बनाना, और साथ ही साथ उसको जो है प्रसारित करने का भी दायित्व रहता था। इसके अलावा दीवाने कंजा और दीवाने बरीद भी रहती थी। दीवाने काजी का जो मुख्य काजी होते थे
जो निर्णय करते थे उसको दीवाने गंजा कहा गया और दीवाने बरीद कहा गया था। गुप्तचर व्यवस्था को अधीन को जो कुल मिलाकर न्याय व्यवस्था के अधीन और क्रमशः दीवाने आरिज ममालिक के अधीन माने जाते थे। अब हम ये तो हमने केंद्र के ले लिए। अब हम आते हैं प्रांतीय शासन पे। डॉक्टर कानूनगो जो है जिन्होंने शेरशाह पे बहुत काम किया है वो कहते हैं कि इस प्रकार का प्रभाव था ही नहीं, कोई प्रांत नाम का कोई चीज़ नहीं थी। जबकि परमात्मा शरण ये कहते हैं कि शेरशाह के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो प्रांत ही थी। वहीं डॉक्टर एल श्रीवास्तव ये का मानना है कि शासनकाल में प्रांतों के समान ही शासन होता था और जो इल्तुतमिश ने इक्ता स्थापित किया था उसी इक्ता के नाम पर ये चलता आया था और इक्ता कहा जाता था और उसके प्रमुख अधिकारी भी हुए। अब इनमें शासन कैसा था? डॉक्टर कानून को उसको सरकार का रूप देते हैं, परगनों का रूप देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सरकार का शासन प्रबंध। तो सरकार जो थी प्रांत सरकारों में बटे हुए थे। अब्बास खां शेरवानी जिन्होंने शेरशाह पे बहुत गहरा काम किया, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत काम किया है, वो खुद भी मानते हैं कि जो प्रांत थे वो 66 सरकारों में प्रबंधित थे। और इन 66 सरकारों में काम कौन कौन सा था? वहाँ के सैनिक अधिकारी और वहाँ का राजस्व, यानी दीवानी मामले और फौजदारी मामले। तो शिकदारन जो प्रमुख शिकदार होता था वो कहलाता था और प्रमुख मुंसिफ होता था वो मुंसिफ मुंसानिफिन कहलाता था। तो शिकदार सरकार का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसको कार्य दिया जाता था। फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना उसका प्रमुख कर्तव्य था और शांति बनाए रखना और इस प्रकार के लूटपाट कपट जो भी मामले होते थे उनकी देखरेख करता था। मुंसिफ राजस्व अधिकारी का भाग होता था। तो वह जो राजस्व के जो नियम ऊपर से आते थे केंद्र से उनको निर्धारित करना, उनको आम जनता तक पहुंचाना और कितना किसका राजस्व बनता है उसको निर्धारित करके उसकी वसूली करना और दीवानवी मुकदमों का निर्णय करना उसका प्रमुख कर्तव्य एक तरीके से माना जाता था। तो ये जो आज हम देखते हैं कि सीआरपीसी और सीपीसी निर्माण हुई है वो तो जो है फौजदारी मुकदमे और दीवानी मुकदमे इन दोनों भागों में जो है सरकार बटी हुई थी परगनों के नीचे। अब प्रांतों के नीचे, अब सरकार के नीचे परगनों का शासन प्रबंध। तो परगनों में भी वही आवश्यकता होती है जैसे हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट होता है, फिर सेशन जज होता है और फिर नीचे लोअर कोर्ट होता है, मुंसिफ कोर्ट होता है। ठीक उसी प्रकार परगनों का शासन प्रबंध था और परगनों के शासन प्रबंध में भी वही अधिकारी थे। शिकदार नहीं कहा जाता था, उसको शिकदार ही कहा जाता था। सैनिक अधिकारी होते थे और मुंसिफान नहीं कहा जाता था, खाली मुंसिफ कहा जाता था, यानी छोटे कद का। तो शिकदार तो हुआ सैनिक अधिकारी और मुंसिफ होता था राजस्व अधिकारी। लेकिन इनको काम करने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए था। जैसे आज कलेक्ट्रेट में कोषागार होता है तो खजांची चाहिए होता था और साथ में उनको निर्वहन करने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती थी। 2 कुशल लिपिकों को भी इस परगने स्तर पर नियुक्त किया जाता था जो सारे ब्यौरे रखते थे, सारे भैया एक जगह पर संग्रह करके रहते थे और किसी भी समय कौन से भी समय किसी भी भाग की जानकारी लेनी होती थी तो वो उनके पास में लिखित में होता था। अब हम और नीचे चले जाएं उससे विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में, तो गाँव का शासन आ गया। प्रत्येक परगना में कई प्रांत जो थे ग्रामों से निर्माण को किया जाता है, यानी गाँव फिर ग्राम फिर परगना फिर सरकार और फिर उसके बाद प्रांत, वह प्रांत के बाद में केंद्रीय शासन व्यवस्था। ऊपर से चले तो केंद्र, प्रांत, सरकार, परगना और ग्राम का शासन व्यवस्था। अब इनमें हमको मुख्य नाम आता है जो आज भी नाम प्रचलित है, चौकीदार, मुकद्दम, पटवारी। अब हमने क्या कह दिया, मुकद्दम जो होता था वो गांव का मुखिया होता था उस समय। आज जो सरपंच हुआ था जो लोकतांत्रिक परिस्थितियों में उसको परिवर्तित कर दिया गया है वो सरपंच कहला दिया गया, लेकिन उस समय चूंकि ऊपर से नियुक्त होता था वो मुकद्दम कहला जाता था। और राजस्व का संग्रह करना और उसको सहायक निर्वहन करना वो पटवारी का काम था। और इसी तरीके से उन सारी सूचनाओं को लेके आना और उसको अवगत कराना वो तत्कालीन परिस्थिति में चौकीदार का कार्य दिया जाता था। ठीक इसी प्रकार से सैनिक सुधार भी किए थे जो हम राजस्व सुधार और सैनिक सुधार के साथ साथ में हम बराबर एक भू राजस्व व्यवस्था और सैनिक सुधार को हम पृथक से एक एपिसोड में अध्ययन करेंगे। गुप्तचर व्यवस्था से बहुत अधिक थी। अब जितने भी कार्यालय थे, चाहे सराय होंगे, चाहे नगर होंगे, बाजार होंगे, कार्यालय होंगे, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, उन चारों तरफ से गुप्तचर फैले हुए थे। देश में सभी घटनाओं में अमीरों सरदारों की गतिविधियों के बारे में शेरशाह को सीधे मिलती थी और गुप्तचर व्यवस्था के जो अधिकारी थे उनको सीधे के सीधे बरीद को जानकारी
देने का अधिकार होता था सम्राट को। इसी प्रकार से पुलिस व्यवस्था थी, शिकदार व्यवस्था, जो शिकदारन था, गाँव में अपराधों की जिम्मेदारी, मुकदमा निर्धारित करना, उनका वो करना और चिन्हित करना असामाजिक तत्वों का उनका था। और एक गांव से दूसरे गांव के बीच में राजस्व और प्रशासन का क्या संबंध रहा करता था, ये बहुत बड़ा निर्धारण किया था उस समय के पुलिस अधिकारी को, जो शिकदार और सरकार में संबंध स्थापित करते थे। अब आगे की सुधार के बारे में बात करें अपन, तो न्याय व्यवस्था की बात करें। खुद सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन कई मुकदमों को सुनता था। उसके बाद में उसने काजी की व्यवस्था की थी, जो कि उनके निर्णय के अनुसार काजे जाते थे। और फिर अगर सरकारी तौर पर अदालत की बात करें, तो हमने आपको मुंसिफ और शिकदार दो तरीके के दीवानी और फौजदारी मुकदमों के बारे में बताया था कि दीवानी मुकदमे मुंसाफ करता था, और जो लॉ एंड ऑर्डर के क्रिमिनल केसेस होते थे, लूटपाट के ये वो सिद्धांत करता था। निचले स्तर पर भी इनके जो है परगने के नीचे सरकार, जिले जिसको हम बात कर रहे हैं, ग्राम, उस पर भी होता था। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। दंड के मामले में शेरशाह बहुत अग्रणी था, अलाउद्दीन खिलजी की स्मरण करा देता था। और अंग भंग करना, कठोर कारावास करना, उनको सजा देना, सामूहिक सजा देना, सार्वजनिक रूप से सजा देना, इस प्रकार का बहुत अधिक प्रचलन था। और कई ऐसे दृष्टांत भी आते हैं जब उसने अपने पारिवारिक मित्रों को भी इस प्रकार का दिया था। एक और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आर्थिक सुधारों में, भू राजस्व सुधारों में भी अंदर करेंगे, वो था कि उसका शेरशाह के सिक्के के बन में 175 ग्राम का शुद्ध सोने जो है उसने चलाया था। उस सोने के सिक्के 166.4 ग्रेन का और 167 ग्रेन का और 168.5 ग्रेन के 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। और तांबे का जो सिक्का वो दाम कहलाया जाता था उस समय। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो शेरशाह के सिक्के थे, और आनुपातिक उससे चलाया जाता था, जिसमें 150 मैंने बताया आपको अलग अलग प्रकार के थे। शेरशाह का जो नाम होता था उसमें उसकी पट्टी होती थी, उसमें टकसाल का नाम होता था, और अरबी लिपि में कुछ सिक्कों पर और कुछ सिक्कों में देवगरी लिपि पे लिखा जाता था। और एक 1:64 का अनुपात होता था दाम और रुपये में। तो ये एक शेरशाह के सुधार बहुत अच्छे थे। अब हम कल्याणकारी सुधारों की बात करें तो शेरशाह ने सड़क निर्माण भी बहुत अच्छी किए। पहली सड़क उन्होंने पूर्वी बंगाल से सोनार गांव होते हुए सिंध वहाँ तक बनाई थी। हम दूसरी सड़क की बात करें तो आगरा से बुरहानपुर तक की उसने निर्माण की थी। तीसरी सड़क ने जीटी रोड जिसको आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। चौथी रोड की बात करें तो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। उन सभी को जल्द रुकाया था। और कई जगहों पर शेरशाह ने सरायों का निर्माण भी किया था, और 1700 से अधिक पूरे साम्राज्यों में सराय थे, जिस पर राहगीर आने जाने वाले थे, और वहाँ बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का कार्य किया। इसी प्रकार अस्पतालों की बात करा जाए, प्रजावत्सल तो शासक था ही, चूँकि उसने इतने लंबे, और 1483 में जन्म हुआ था, इतना लंबे उम्र के बाद वो बना हुआ शासक बना था। तो दिल्ली में भी उसने एक शाही भोजनालय खुलवाया था, ये भी मिलता है। साथ ही उसने मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई, अस्पताल खुलाए, औषधालय खुलवाए, ये भी मध्यकाल में आता। और 4 साल के छोटे शासनकाल में चूंकि उसको राजस्व बहुत प्राप्त हुआ था और उसकी एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, टोडरमल को उसने राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो ये एक बात है। और जहाँ तक निर्माण है, झेलम के तट पर उसने एक रोहतास का दुर्ग भी बनाया था, जो दिल्ली में का तो पुराना किला भी जो है वो शेरशाह के नाम पर जाना जाता है। और उसने सहसराम में अपने मकबरे की नींव भी डाली थी, और बाद में उसका मकबरा बनाया गया था, जो तत्कालीन स्थापत्य कला का एक बहुत श्रेष्ठ नमूना है। तो इमारतों की बात की जाती है, प्रजाहित के कार्य की बात की जाती है, सड़क निर्माण की बात की जाती है। और अगर बात हम देखें व्यापार और वाणिज्य, विदेशी व्यापार की, तो केवल 2 स्थानों पर भी चुंगी ली जाती थी, जो विदेश में जाने वाले, जो आने वाले प्रवेशद्वार थे वहाँ पर, और दूसरों बिक्री के स्थान पर, जो सेल टैक्स की बात करते हैं हम, और एक जिले के बाहर चुंगी की व्यवस्था होती थी, उस करती थी। तो 2 ही स्थानों पर चुंगी ली जाती थी। तो सड़क निर्माण, इमारतें, प्रजाहित कार्य, व्यापार और वाणिज्य, न्याय व्यवस्था की बात की हमने, मुद्रा संबंधी व्यवस्था की बात की, गुप्तचर व्यवस्था जो निर्धारित की थी उसकी बात की, गांव के शासन, मुकद्दम खुद चौधरी के बारे में बात करी हमने, और परगने के शासक और सरकार के शासक और प्रांतीय व्यवस्था की बात करी, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करी, और बाद में अंतिम आता है कि सम्राट अंतिम अधिकारी था। तो इस प्रकार से उसने कार्य किए। इसके अलावा जो उसके सुधार थे, भू राजस्व यानी आर्थिक सुधार और सैन्य व्यवस्था, उसके हम अलग से अध्ययन करेंगे। और आज हमने ये शेरशाह के सुधारों के बारे में बात करी है। धन्यवाद।